गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रिस्पेक्टेबल डिग्निटरीज, सभी एचएम, एएचएम, सुपरवाइजर और गुरुजनों को मेरा सप्रेम वंदे। मैं माया ठाकुर आप सभी का जूम मीटिंग में स्वागत करती हूँ। विषय है मीटिंग चैलेंजेस विद कोविड-19। हमें मार्गदर्शन करेंगे माननीय श्री वसंत जी मालपानी सर, प्रेसिडेंट श्री गणेश दास राठी छात्रालय समिति अमरावती, एवं माननीय डॉक्टर श्री गोविंद जी लाहोटी सर, जॉइंट सेक्रेटरी श्री गणेश दास राठी छात्रालय समिति अमरावती। माननीय महोदय, मैं सभी शिक्षकों की ओर से आपका शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। साथ ही मैं सभी शिक्षकों की ओर से निर्विरोध चयन के लिए आपको बधाई देती हूँ। आप सभी का त्रिवार अभिनंदन, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम कोई भी टीचर आप तक अभिनंदन करने के लिए पहुंचे नहीं थे, इसलिए मैं सभी शिक्षकों की ओर से आपको पुनश्च अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार मैडम। हाँ, आपकी प्रशंसनीय कार्यप्रणाली और आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। अच्छा, तो इस मीटिंग के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और विषय है टीचिंग चैलेंजेस विद कोविड-19। सबसे पहले मैं डॉक्टर गोविंद जी लाहोटी सर से मुखातिब होती हूँ। लाहोटी सर। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। आप हमें स्कूल खुलने के बाद कोरोना के प्रादुर्भाव रोकने के लिए स्कूल में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, इन बदलावों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए शिक्षकों का योगदान कैसा रहेगा और काढ़ा, योगा, मेडिटेशन के अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए कृपया मार्गदर्शन करें। लाहोटी सर। सभी को जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जय श्री कृष्ण सर। अब स्कूल में चेंजेस के लिए अपने को सबसे पहले तो गवर्नमेंट से कुछ निर्देश आएंगे, उसके अनुसार अपन सारे चेंजेस करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एक सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा हाइजीन, बच्चों की और स्टाफ की, दोनों की। तो पहले स्कूल चेंजेस अपन देख लेते, फिर उसके रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हर एक के लिए वो देखेंगे। जी चलेगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपने को अभी मुझे जो लगता है कि अपने जो सुबह असेंबली या प्रार्थना होती है वो फिलहाल टेम्पररी अपने को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सब बच्चे एक साथ जा नहीं करना है। क्यों और ज्यादा अपना अभी शुरुआत में हो सकता है तो अपन ऑनलाइन टीचिंग भी करेंगे, लेकिन जो बच्चों के पास कुछ आगे बताएंगे प्रेसिडेंट साहब की, जिनके पास फोन नहीं है या 10वीं 12वीं के बच्चे हैं उनको स्कूल बुलाएंगे। तो स्कूल में आने के बाद उनको जैसे एक सेक्शन में 50-60 बच्चे हैं तो वो 25-30 ही बिठाएंगे, एक बेंच पे एक या दो, और ऐसे दो इसमें डिवाइड करके उनके क्लासेस लेने पड़ेंगे। अपने स्नेह सम्मेलन फिलहाल करने पड़ेंगे अपने को, बच्चे सब जमा होते हैं, स्टाफ जमा होता है, और ये और स्कूल का समय भी आते समय और जाते समय गर्दी नहीं हो, सब बच्चों की एक साथ में नहीं छूटे, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक 5-5, 10-10 मिनट के अंदर से क्लासेस छोड़ने पड़ेंगे, ताकि कहीं पे भी जमघट नहीं होना चाहिए। बच्चे सब एक लाइन से दूर मेंटेन डिस्टेंस करके जाना चाहिए। और हाइजीन के हिसाब से मैं बताऊंगा, ये तो हो गया सोशल डिस्टेंसिंग। हाइजीन के लिए बताऊंगा कि हर एक को मास्क पहनना कंपलसरी रहेगा, और मास्क में मुंह और नाक दोनों पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। अपने इसमें लोगों को आदत नहीं है मास्क की, लेकिन वो आदत डालना पड़ेगा ताकि नाक भी बंद रहे और भी नहीं तो यूजुअली लोग सिर्फ मुंह पे रखते हैं, नाक खुला रख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिनको चश्मा नहीं है उन्होंने 0 नंबर का चश्मा या गॉगल पहन के आना चाहिए, ताकि ये जो नाक, कान और आंख में से ज्यादा आने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो दूसरी चीज है हैंड वॉशिंग एंड हैंड सैनिटाइजेशन। तो स्कूल में आते समय हर एक को अपने साबुन से हाथ धो के ही स्कूल के अंदर जमा होना है, और हाथ में हर एक को अपना एक सैनिटाइजर की छूटेंगे, हाथ में लेके रब करके फिर स्कूल के अंदर आएंगे। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी
जरूरी है हाइजीन के हिसाब से। उसके अलावा हर एक को डेली बाथ लेना जरूरी है बॉडी, और एक बार स्कूल से जाने के बाद शाम को दोनों समय साबुन से नहाना जरूरी है। गर्म पानी से यूज कर सके तो ज्यादा अच्छा, ताकि कोरोना का इफेक्ट है यदि कोई आ भी गया तो वो कम हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे है खुद की वाटर बॉटल्स अपने को खुद की रखना है। जनरल जो अभी पानी पिलाने का सिस्टम है वो बंद रखना पड़ेगा। कोई वाटर बॉटल शेयर नहीं करेगा, खुद की बॉटल खुद यूज करेगा। और प्रिफरेबली स्कूल में खाना खाना, नाश्ता करना, ये सब चीजें रोकनी पड़ेगी शायद, क्योंकि अपना खुद घर से खाना खा के आओ और घर जाके हाथ धो के ही खाना खाओ। बीच में हाथ क्लीन नहीं रहते हैं और वो फूड भी गर्म नहीं रहता है, तो इसलिए वो भी चीज अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। खाना स्कूल में नहीं होएगा ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद में जो है डेस्क बेंच जो है स्कूल का रोज सैनिटाइजेशन होगा। हर क्लासरूम का डेस्क बेंच का वो स्प्रे से पूरी दवाई छिड़की जाएगी, ताकि वो कुछ यदि कोरोना के जंतु है तो उसके ऊपर में हो सकता है कि स्कूल के एंट्री पे हम एक वो सैनिटाइजर चेम्बर लगाए, जिसमें से हर एक को गुजरना है उसके ऊपर से वो स्प्रे होके ही गुजरेगा। तो ये चार चीजें हैं जो कि, और एक थर्मामीटर रहेगा हर स्कूल में इंफ्रारेड का, जो कि दूर से टेम्परेचर ले ले। यदि किसी को बुखार जैसा लगता है तो उसको घर भेजने की, या फिर टेम्परेचर है कि नहीं देखने की चीजें ध्यान अपने को रखते आएगा। और यदि किसी को खांसी बुखार सर्दी है तो उसको स्कूल नहीं आना है। तो ये चीजें स्कूल में ये चेंजेस अपने को करने पड़ेंगे। बाकी ऑनलाइन टीचिंग के बारे में आपको हमारे प्रेसिडेंट साहब पूरा डिटेल में बताएंगे। ये हो गया एक बात स्कूल में चेंजेस। अब दूसरी बात है कि अपने को कोरोना के लिए कैसे रेजिस्टेंस पावर बढ़ाना है। अभी तक कोरोना के लिए कोई दवाई या वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। उसका एक ही तरीका है कि अपना रेजिस्टेंस पावर बढ़ाओ, ताकि आपका कोरोना से आप फाइट कर सको। हो भी गया तो, क्योंकि हर एक को होना ही है। जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक हर एक को कोरोना होना है, और उसमें से 90% लोगों को कुछ नहीं होता है, सब अच्छे से हो जाते हैं। 10% लोगों में से भी 5% को आईसीयू में रखना पड़ता है और 5% की डेथ होती है। और वो ज्यादा कॉमन है डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जिनको है, या फिर जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, लंग्स का कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है। तो इसमें मैं 5 चीजों के ऊपर आपको ध्यान देने के लिए कहूंगा रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला है अपना ओरल, नेजल और बॉडी हाइजीन। बॉडी हाइजीन के लिए अपने को रोज नहाना है 2 बार। ओरल हाइजीन के लिए तंबाकू गुटखा का सेवन पूरी तरह से बंद रहेगा। किसी ने भी नहीं खाना है तंबाकू गुटखा। यदि कोई खाते हुए दिखेगा तो उसको दंड देना पड़ेगा या उसको छुट्टी कर देनी पड़ेगी। ये ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि ओरल हाइजीन के लिए 2 बार या खाना खाने के बाद जितने बार 3 बार खाते 3 बार ब्रश करना है, और उसके बाद में नमक के पानी के गरारे करना है, तो जिससे कि नमक में वायरसेस बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते। और उल्टा शुगर नहीं खाना है खाना खाने के बाद में, जैसे आइसक्रीम है, चॉकलेट है, ऐसी कोई शुगर की पदार्थ खाना खाने के बाद नहीं लेना है, सारा नमकीन लेना है। शुगर में वायरसेस बैक्टीरिया बहुत ग्रो होती है, इसलिए कोई शुगर का कोई चीज खाना खाने के बाद ब्रश करने के पहले ले लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। नेजल हाइजीन के लिए सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन बाकी लोग जो कर सकते हैं उन्होंने नीति करना चाहिए। गर्म पानी से जल नीति, नमक डाल के नाक में से वो क्लीन कर लेते हैं, साइनस वॉश और नेजल वॉश बोलते हैं। जो कर सकते हैं उन्होंने करना चाहिए, उससे नेजल हाइजीन बहुत अच्छा रहता है। और खाना खाने में स्पेशली दही, छाछ, ये चीजें लेना चाहिए, ताकि उसमें जो बैक्टीरियाज रहती है अपनी लैक्टोबैसिलस, जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया है, वो ज्यादा गर्म ही खाना खाना चाहिए, ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये चीजें हो गई हाइजीन के लिए। एक दूसरी है कि पानी, हाइड्रेशन, पानी बहुत पीना है, और प्रिफरेबली गर्म पानी या ठंडा पानी नहीं पीना है। तो ये पानी पीने से क्या होगा कि अपने बॉडी में कहीं पे भी डिहाइड्रेशन नहीं होगा, सूखापन नहीं होगा, गीलापन रहेगा, ताकि क्रैक्स नहीं आएंगे। ओरल म्यूकोजा में, पेट में, नाक में क्रैक्स आ जाते हैं नहीं तो सूखने के बाद, इसलिए हरदम गीला रहना चाहिए। तो इसलिए पानी बहुत ज्यादा पीना है, और उससे क्या होता है कि यूरिन भी अच्छी हो जाती है, तो किडनी सारे बैक्टीरिया टॉक्सिन्स एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। दूसरा हाइड्रेशन है, पहला हाइजीन हो गया, दूसरा हाइड्रेशन। तीसरी चीज है विटामिन का इंटेक।
विटामिन सी, डी, ई और जिंक, ये 4 चीजें हमारे एलोपैथी में बताई गई है। तो विटामिन सी तो अपने खाने में मिल जाता है, जैसे नींबू, रोज एक नींबू या मौसम्बी या संतरा ऐसी, या आंवला, या उसका आंवले की कोई ऐसे ले सकते हैं आप, तो उससे विटामिन सी मिल सकता है अपने को खाने में। लेकिन विटामिन डी अपने खाने में नहीं बनता है। नॉन वेजिटेरियन जो कॉड लिवर ऑयल वगैरह लेते हैं मछली, उनके लिए विटामिन डी मिलता है, लेकिन धूप में सकता है विटामिन डी, तो धूप में बैठना जरूरी है। नहीं तो विटामिन डी का 60,000 यूनिट का डोज हर हफ्ते में हर एक को लेना है। तो विटामिन डी क्या करता है कि ये जो अपने सेल्स रहते हैं इसके ऊपर पहले ही जाके वो कवर कोट कर देता है, ताकि वायरसेस उस पर अटैक नहीं कर सकते। तो विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल अभी बताया गया है। जिनको हुआ है उनमें विटामिन डी की कमी पाई गई है, जो सीरियस हो गए, तो इसलिए विटामिन डी, ई और जिंक लेना चाहिए। तो ये मात्रा आप डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। फिर आगे का नेक्स्ट पॉइंट है जो कि अपना इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में डेली मॉर्निंग वॉक या रनिंग करना चाहिए, ताकि इससे बोन मैरो स्टिमुलेट होता है। बोन मैरो स्टिमुलेट होने से अपने WBCs बढ़ते हैं, और जो कि सोल्जर सेल कहे जाते हैं। तो वो रोज हर एक को एक तो कार्डियो एक्सरसाइज करना चाहिए, रनिंग वॉकिंग। दूसरी एक्सरसाइज है वो मसल की एक्सरसाइज है, ताकि अपने रेस्पिरेटरी मसल्स और हाथ पांव की मसल्स मजबूत रहे, तो अपने शरीर का शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है और ताकत बढ़ती है। और तीसरी है रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करने से, जैसे योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम करने से अपनी शक्ति सांस लेने की और फेफड़े की बढ़ती है, और ये वायरस अटैक करता है फेफड़े पे, इसलिए ये सब चीजें करना बहुत जरूरी। और जो आखिरी चीज है वो मैं आपको बताऊंगा, वो है खाने में हल्दी, अदरक और लहसुन का उपयोग ज्यादा लिया जाए, जो कि हल्दी एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल है, और लहसुन और अदरक एंटीवायरल है। तो ये चीजें लेना चाहिए खाने में। तो ये 5 चीजों का यदि ध्यान रखेंगे आप, तो आपकी रोधक शक्ति काफी बढ़ जाएगी और कोरोना को आप आराम से सामना कर सकते। तो ये 2 चीजें मुझे बतानी थी, वो मैंने बता दी। अभी उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर अपन आखिरी में ले लेंगे। ये होने के बाद आप क्वेश्चन आंसर सोच के रख सकते हैं जी। मैं अच्छा आपको प्रेसिडेंट साहब को इनवाइट करता हूँ। हाँ, आप उनसे आगे का पूछ सकते हैं। धन्यवाद लाहौटी सर, आपका सुझाव हमारे सर आंखों पर। आपकी दी हुई सूचनाओं का हम पालन करेंगे। सचमुच आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। अब मैं हमारे माननीय श्री वसंत जी मालपानी सर, इनसे विनंती करती हूँ कि हमें समयोचित मार्गदर्शन करें। सभी शिक्षक देखिए, पाठशाला शुरू होने के बाद भी स्थिति सामान्य होगी ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम शिक्षकों ने क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए? एंड सर, प्लीज गिव अस सम टिप्स फॉर रिमोट टीचिंग टू ओवरकम टीचिंग चैलेंजेस इन दिस लॉकडाउन। एंड क्या आपके अनुसार क्या हर शिक्षक का टेक्निकली अपडेट रहना जरूरी है, और अगर है तो क्यों? तो कृपया आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। मैडम, मैं शुरू करने के पहले ये पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे सभी HM और AHM लाइन पे हैं? HM मुझे सिर्फ अभी चौहान सर दिखाई दिए, सिर्फ चौहान सर दिखाई दिए मुझे। पांडे सर नहीं। पांडे सर, पाचंगे सर भी है, चौहान सर भी है। हाँ, और पांडे, चौहान और पाचंगे, ये 3 पवार, हाँ पवार भी है। ठीक है। और हमारे टीचर्स अभी हमारे ऑनलाइन हैं? जी जी, 100 टीचर्स हो गए। अपना 100 की रूम थी सर। हाँ, तो 100 कंप्लीट हो गए। अपना 100 कंप्लीट हो गए अपने पूरे। ओके ओके, चलिए, बहुत अच्छा। आपको सबको बधाई, आप सबको बधाई। अभी आज हम लोग या पूरा विश्व ही कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं जी। अभी जैसे ये जो है, मुझे नहीं लगता मैंने या आप में से कई लोगों ने ये आज जैसी परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति आई है और हमारा जनजीवन, पूरा हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, ऐसी परिस्थिति किसी ने देखी हो। पूरा विश्व इस
परिस्थिति से गुजर रहा है और पूरा जनजीवन, हर एक का लाइफस्टाइल, रूटीन लाइफस्टाइल पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। पहली बार जब हमारा पहले दिन 15 दिन का जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, उस समय ऐसा लग रहा था कि ये चेन टूट जाएगी और हम जी। लोगों की मतलब जो लाइफस्टाइल है वापस सामान्य आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय जा रहा है उस हिसाब से, और जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, इस हिसाब से कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले कुछ नजदीक में कोई परिस्थितियां बदलेंगी, या जब तक वैक्सीन कोई आती नहीं है तब तक कोई परिस्थितियों में बदलाव जल्दी में कुछ देखने में आता नहीं है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि हम लोगों को अब कोविड-19 के साथ ही आने वाले 2, 4, 6 महीने, साल भर निकालने पड़ेंगे। जब यस ये सर। ऐसी परिस्थिति आ गई है तो हर कोई को बदलना आवश्यक हो गया है। हर सेक्टर में हर आदमी, अभी तक लॉकडाउन था, सब सोचते थे कि भाई परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, फिर हम वापस हमारे नॉर्मलसी पे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने की वजह से हर सेक्टर में काम रुक गया था, लेकिन अभी वापस शुरू हो रहा है। आप देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, व्यापारिक सेक्टर हो, आपका सर्विस सेक्टर हो, आपकी ट्रेन हो, ट्रांसपोर्ट हो, हर चीज में कुछ ना कुछ बदलाव के साथ में हर चीजें नई नई आ रही है। यही बात हमारे स्कूलों में, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लागू होती है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जहां पे बहुत भीड़ होगी वो सेक्टर सबसे लास्ट में ओपन किए जाएंगे। जैसे एक हमारे स्कूल, कॉलेज, ये जो चीजें हैं, यहाँ पे बच्चों की बहुत भीड़ होती है। एट ए टाइम हमारे स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, तो 1000 बच्चे, टीचर, स्टाफ, इतनी जो भीड़ होती है, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लुकिंग टू अवर इंफ्रास्ट्रक्चर। आज ही हमारे स्कूल में एक एक बेंच पे 3-3 बच्चे बैठते हैं, तो ऐसे लग रहा है कि हमारा सेक्टर सबसे लास्ट में नॉर्मल होगा। सर। अब ये जब परिस्थिति है तो अब क्या किया जाए? हम देख रहे हैं कि हमारे से पहले कई स्कूलों ने, कॉलेज ने यही परिस्थिति को देखते हुए ऑनलाइन स्टडीज पे वो लोग डाइवर्ट हो गए। और तो और हमारे भाई लाहौटी कॉलेज में हम लोगों ने ऑनलाइन स्टडीज ऑलरेडी चालू कर दी है, जो करीब करीब 1 महीने से बहुत अच्छी से चल रही है। इसी तरह से अगर देखें तो आज हम लोग, हमारी सभी इंस्टीट्यूशंस आज ये ऑनलाइन स्टडी में हम लोग पिछड़ गए हैं। लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि हमारे स्कूलों में से कुछ टीचर्स जो है ये ऑनलाइन को जो समझते हैं, ऑनलाइन स्टडीज को कनेक्टिविटी चली गई थी, अब वापस आ गई है। आ गई है तो सर, आ गई। तो अब हम लोगों को अब इस पे आना पड़ेगा कि हमारे पास में सबसे पहला जो पर्याय दिख रहा है वो दिख रहा है ऑनलाइन स्टडीज का। अब ऑनलाइन स्टडीज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो शिक्षक लोग हैं, ये इससे एक कुछ परसेंटेज शिक्षक ऑनलाइन स्टडीज के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऐसे टीचर्स भी होंगे कि उन्हें ऑनलाइन स्टडीज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा, हम लोग जो टीचर्स ऑनलाइन स्टडीज के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं हैं, आप लोगों को आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो जो टीचर्स ऑनलाइन स्टडीज के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों को ऑनलाइन स्टडीज कैसे ली जाती है, कैसे कराई जाती है, इसके लिए एक तो गणेश दास राठी विद्यालय में हम लोग कुछ एक दिन 2 दिन का कुछ ऐसा प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं, या फिर हम ऑनलाइन ही उनको बता सकते हैं कि इस तरीके से आप करें। जो हमारे एक्सपर्ट हैं ऑनलाइन स्टडीज में, वही उनको सिखा सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आपको कैसे लेना है, ऑनलाइन टीचिंग कैसे करना। तो इसलिए मुझे निश्चित विश्वास है कि आप सभी लोग जिन जिन को ऑनलाइन स्टडीज के बारे में मालूम नहीं है, वो लोग इसमें इंटरेस्ट लेके ऑनलाइन स्टडीज कैसे की जाती है उसके
लिए अपना मेहनत करेंगे और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन टीचिंग को आत्मसात कर लेंगे। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि ये कोई भी चीज हम जब नहीं लाते हमारे जीवन में, हर चीज हमको डिफिकल्ट लगती है। जब लॉकडाउन आया तब हमारे को लगा कि बहुत डिफिकल्ट है लॉकडाउन, लेकिन अब हमको लॉकडाउन की आदत हो गई है। उसी हिसाब से ऑनलाइन स्टडीज का भी जो है, शुरू में हमको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आप लोग सीख लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, तो आपको ये लगेगा कि ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जो एक कुछ डिस्कशन किए, हम लोगों ने कुछ सोचा, वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि हम लोग आने वाले समय में कैसे इसको टैकल करेंगे। सबसे पहले जैसे अभी आपको बताया, हम लोग ऑनलाइन टीचिंग कैसे करते हैं इसकी जानकारी आपको देंगे। सेकंड पॉइंट, उसके बाद में आप लोग अपने अपने क्लास के बच्चों से और उनके पेरेंट्स से फोन पे बात करके उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनको बताएंगे आज के जमाने में ऑनलाइन स्टडी क्यों जरूरी हो गई है। कई बच्चों को भी, आज अधिकांश बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज की कोई जानकारी नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं, ये मैक्सिमम मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं। तो ये आप लोगों की जवाबदारी होगी, सब टीचर की, कि ऑनलाइन स्टडीज क्यों जरूरी है, कैसे करी जाती है, ये बच्चों को भी बताएंगे और उनके पेरेंट्स को भी बताएंगे। तीसरी बात यह है, जब उनको आप ये जानकारी दे देंगे ऑनलाइन स्टडीज का, उसके बाद में उनका इंटरेस्ट डेवलप कराएंगे। जब उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तब वो बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगे। आज हमारे संस्था की 2 स्कूलें अमरावती में हैं, एक स्कूल वरा में है, दारापुर में है, तिवसा में है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि टोटल हमारा जो टीचिंग स्टाफ है, उनको टोटल टीचिंग स्टाफ को हम लोग हर सब्जेक्ट और क्लास ऐसे डिवाइड करके दे देंगे, ताकि मतलब जैसे आप समझिए कि गणेश दास राठी में कोई 5वीं से 7वीं मैथ्स पढ़ा रहा है, वैसे वरा में भी कोई 5वीं से 7वीं मैथ्स पढ़ा रहा है, वैसे तिवसा में भी पढ़ा रहा है। तो हम ये सब टीचर्स जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं 5वीं से 7वीं, इनको पूरा का पूरा मैथ्स का कोर्स नहीं देंगे। कुछ यूनिट्स एक टीचर को देंगे, कुछ यूनिट्स दूसरे टीचर को देंगे, कुछ यूनिट्स तीसरे टीचर को देंगे। इस हिसाब से आपका वर्कलोड हम पूरे संस्था के स्कूलों के टीचर्स में डिवाइड कर देंगे, ताकि वर्कलोड बहुत नहीं रहे। आज अधिकांश बच्चे, करीब 80 से 80% के ऊपर बच्चों के पास स्मार्टफोन है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि 80% बच्चों को हम लोग इन्वॉल्व करने में हमको कोई दिक्कत होगी। लेकिन दिक्कत आएगी जो 10 से 20% बच्चे हैं, या जो पिछड़े गांव के, वरा के, दारापुर के बच्चे हैं, जिनके पास या उनके परिवार में स्मार्टफोन नहीं है, वो कैसे, उनको कैसे हम पढ़ाएं। तो उसके लिए मुझे जो लगता है कि हम लोगों को ऐसे बच्चों के लिए स्कूल में उनको पढ़ाई कराना ही एक सॉल्यूशन है। ये मेरी सोच है। आप सब टीचर्स इसमें और कोई दूसरी सोच रखते हो तो हमको आप अपने सुझाव दें, ताकि हम उस पर सोचे कि अपन उनको, वो बच्चों को पढ़ाई उनकी कैसी हम करा सकते हैं। उसी प्रकार आपके सुझाव जब आ जाएंगे तो हम हमारे जो एक हमने टीम बनाई है जो ये ऑनलाइन स्टडीज को पूरा रेगुलराइज करेगी, वो टीम के पास जब सुझाव आएंगे उस पर विचार करके 10 से 20% बच्चे जिनके पास ये स्मार्टफोन की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कोई निर्णय लेंगे। तीसरी बात एक जरूरी जो है, वो है हमारे 10वीं और 12वीं के बच्चे। आज 10वीं और 12वीं के बच्चे उस मोड़ पे हैं जिनको पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हमारी स्कूल चालू हो जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग करने में हमको तकलीफ जाती है, तो हम 10वीं और 12वीं के क्लासेस तो रेगुलर करेंगे, बाकी क्लासेस को देखेंगे क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। 10वीं और 12वीं के क्लासेस में कहीं कोई गैप नहीं होगी। हम एक क्लास की जगह उनको 4 क्लास में बिठाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएंगे। उनकी पढ़ाई हम चाहते हैं कि स्कूल में हो, ऑनलाइन हो वो तो बेहतर है, ऑनलाइन के साथ साथ स्कूल में हो तो और ज्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी सोच है। आप लोगों के सुझाव इस पॉइंट पे भी आमंत्रित है, वो हम सुझाव हमारे जो ऑनलाइन स्टडीज की टीम है उनके सामने ये भी रखेंगे। तो ये कुछ हमारे तरफ से अब
समय को देखते हुए बदलाव करना जरूरी है। ये बदलाव हम करेंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग हमारा एकेडमिक ईयर शुरू होने के पहले ही हम इस पे ऑनलाइन स्टडीज चालू कर दें। हम लोग एकेडमिक हमारा जैसे ईयर शुरू होता है उसकी राह नहीं देखेंगे। आने वाले 10 दिन 15 दिन में आप लोग इसकी सब पूरी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद में हम 10-15 दिन में सबका रिव्यू करेंगे, कोई अड़चन होगी अड़चन सॉल्व करेंगे। और मैं चाहता हूँ ये 1 तारीख या 5 तारीख नेक्स्ट मंथ के हम लोग ऑनलाइन स्टडीज चालू कर दें। हम ये ऑनलाइन स्टडीज अगर पहले चालू कर देते हैं तो हमारा कोर्स जो है, जो फरवरी में एंड होता है, हमारा दिसंबर में ही एंड हो जाएगा। हमको ये सुविधा मिलेगी, स्कूल पे उतना प्रेशर नहीं रहेगा बच्चों को आने का। आज कई बच्चों को पेरेंट्स भी भेजनेंगे नहीं भेजेंगे इसका हमारे को कोई आज हमारे को मालूम नहीं है। कई पेरेंट्स ऐसे वो अपने स्कूल में बच्चे भेजने को डरेंगे। तो इसलिए ऑनलाइन स्टडीज ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। इस पे आने वाले 10-15 दिन में आप लोग सब मेहनत करें, समझें, सीख लें और कोशिश करें 1 या 5 तारीख से हर टीचर ऑनलाइन स्टडीज आपको जो प्रोग्राम दिया जाता है, जो आपको सब्जेक्ट दिए जाते हैं, वो सब्जेक्ट में से जितने चैप्टर दिए जाते हैं उसी पे आपको काम करना है। आपको एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर आपको तैयार नहीं करना है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 10 टीचर है। हम 10 टीचर को दो सब्जेक्ट अलॉट कर देंगे। तो आपको वो 2 सब्जेक्ट पे अलॉट करना है। आपके वीडियो के आपको लेक्चर्स बनाना है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स बनाना है, बच्चों से टच में रहना है। बच्चों से टच में रहना बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम उनके पेरेंट्स से आपको टच में रहना है और उन लोगों के आपको क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करना है। तो इसलिए आप लोग इसमें आगे बढ़े। और रही बात दूसरी हाइजीन की, जैसे हाइजीन के बारे में हमारे को डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी से सब बताया है। तो हमारी ये कोशिश है हर स्कूल में हाथ धोने की व्यवस्था, सैनिटाइजर हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे उसके लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन हाथ धोने की व्यवस्था, मास्क लगाना कंपलसरी और जो एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटेड, वो हम तो सब फॉलो करेंगे ही करेंगे। ये व्यवस्था भी हम इन बिटवीन करने जा रहे हैं ताकि जिस दिन स्कूल खुले उस दिन हम लोग इस व्यवस्था में कहीं पे लैग नहीं करें, इसमें हमारे स्कूल का कोई नुकसान नहीं हो। तो अब आपको मैंने एकेडमिक के बारे में जानकारी दी, डॉक्टर साहब ने आपको हेल्थ के बारे में जानकारी दी। तो अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो, आपको कोई डाउट्स हो तो आप लोग बात कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत उत्कृष्ट मार्गदर्शन किया अबाउट रिमोट टीचिंग। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ सभी शिक्षकों की ओर से कि लॉकडाउन में भी संस्था के विकास के लिए हम सभी शिक्षक आपके बताए मुताबिक 100% प्रयत्नरत रहेंगे। सो ऑल माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, stay updated with technology and stay connected with GRVCS, stay connected with parents and stay connected with your students also. Okay? और अगर अभी आपको कभी किसी को कोई पूछना है तो आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, मैं मीना शर्मा मैडम बोल रही हूँ। हाँ मैडम, पूछिए मैडम आप। हाँ 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 हाँ, हाँ। जय श्री कृष्ण सर। मीना शर्मा मैडम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण सर। आपने और लाहौटी सर ने हम लोगों को बहुत अच्छा गाइड किया है। आपके जो सजेशन है वो बहुत अच्छे हैं और हम लोग पूरी तरह से ये कोशिश करेंगे कि ये स्कूल में हम फॉलो करें। पर सर एक मेरा ये क्वेश्चन था कि छोटे बच्चों के लिए जैसे कि हम भाई खाना देते थे, खिचड़ी वगैरह देते थे, वो टिफिन लाते थे, लेकिन अब जैसे ऐसा है कि हम छोटे बच्चों को वहां पर 5 से 7 को स्पेशली कि वहां पर हम खाना नहीं दे सकेंगे। तो ये उन लोगों का हमको टाइमिंग भी थोड़ा सेट करना पड़ेगा सर, जैसे जिनके पास में मोबाइल की सुविधा नहीं है। विशेषतः 5 से 7 में ऐसे थोड़े बच्चों की संख्या ज्यादा है कि उनके पेरेंट्स के पास में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। वो लोग अभी भी ऑनलाइन का जो हमारे टीचर्स कुछ दे रहे थे वर्क, वो नहीं कर पा रहे थे। ये एक उन लोगों की हमारे सामने समस्या रहेगी।
और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है सर, आपका यानी हम अनुमति चाहेंगे कि जैसे हमारी जैसे ये मीटिंग हुई है, जूम मीटिंग सभी टीचर्स की और हमारी सबकी, तो ऐसे यदि हम एक बार ऑनलाइन जो टीचिंग शुरू करने के पहले 5 से 7 के बच्चों के लिए बोलो या बड़े बच्चों के लिए बोलो, यदि थोड़ा सा हम पेरेंट्स को इस टाइप की मीटिंग लेकर और उनका यदि गुड फेथ में लेकर, ऐसे तो वो गुड फेथ में है ही, उनको पता है इम्पोर्टेंस, लेकिन हम यदि मीटिंग लेते हैं तो वो और भी ज्यादा सतर्क होकर और अपने बच्चों को इसके लिए कोऑपरेट करेंगे और अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे, ऐसा मुझे लगता है सर। जय श्री कृष्ण मैडम। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। आपकी बातें सुनी तो पहले तो जैसे खाने की आपने जैसे बात करी, हाँ, तो खाने के बाद पे अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया था कि खाने का जो है डॉक्टर साहब फिर से आपको बताएंगे, आप सुनिए। और इसमें ऐसा है, आज अभी समय के साथ जैसे काफी चेंजेस होंगे ऐसे मुझे लगता है, और हाँ, गवर्नमेंट से सर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कुछ ना कुछ नॉर्म्स आएंगे। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, पहले वो डॉक्टर साहब से फिर से मैं बोलूंगा रिपीट करें खाने के विषय में, और बाकी बातों पे अपन फिर चर्चा करते हैं। थैंक यू सर। अभी तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ही खाना चल रहा था, अभी गवर्नमेंट क्या उस पे सजेशन देती है वो देखना चाहिए। और ज्यादा समय ऑनलाइन ही रहेगा, और स्कूल रहेगी तो हम कोशिश करेंगे 4 या 5 घंटे की स्कूल रहे, तो 5 घंटे नहीं खाए तो मुझे लगता है कि बच्चे सस्टेन कर पाएंगे। हाँ, फिर वो तो बोलेंगे घर पे खा के आओ, क्योंकि वो हाँ, हेल्दी फूड, गर्म फूड खा के आ सकते हैं। गरम यहाँ फूड पे खा रहेगा के तो वो ठंडा भी रहेगा और हाथ भी साफ नहीं रहेंगे, हाथ साफ नहीं इसलिए रहेंगे। वो कोशिश रहेगी कि नहीं ले। अब नहीं जरूरत है ले तो तो फिर अच्छा देना है। ही पड़ेगा, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट करती है तो। और हाँ, बाकी हाँ, कुछ हाँ। नहीं है, हमारी तरफ से एक सुझाव है। अभी तो फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट ही लेगी खाने के बारे में। नहीं सर, वो सुझाव के लिए वो छोटे बच्चों का विचार करना पड़ेगा अपने को, और जैसा यदि गवर्नमेंट और खाना आप खा के लोग आए तो जैसा 4-5 बोलोगे। घंटे मुझे लगता है बच्चे, हाँ कोशिश घर से घर टिफिन से लेके आ बनाइए। सकते, फिर ज्यादा ही रहा तो। हाँ, टिफिन का उनको बिना शक। थोड़ा अलाउ कर सकते हैं सर अपन। क्योंकि यहाँ पे देंगे तो अपने एक भी बच्चे को कुछ हो गया तो बोलेंगे तुम्हारे ही फूड में गड़बड़ है। हाँ, नहीं, भी वो तो रखना ऑब्जेक्शन पड़ेगा, अपने ऊपर ब्लेम आ जाएगा। अपन नहीं ले सकते। नहीं, सही बात है सर, सही बात। यस, थैंक यू सर। थैंक यू ये मैडम मीना अभी शर्मा ऐसा मैडम। है कि ये जो है स्कूल चालू होने के वक्त की बातें हैं, तो हाँ, डॉक्टर साहब ने ये जो बोला वो बहुत जरूरी है कि खाने का हम रिस्क नहीं ले सकते जब तक, एक तो उनको हम बोल सकते हैं कि घर से आप टिफिन लेके आइए, पहले बच्चे टिफिन लेके ही जाते थे, ये तो गवर्नमेंट ने अभी अभी चालू किया है, पहले तो हमारे जो बच्चे सब टिफिन लेके जाते थे। तो सर समय के टिफिन साथ तो में बदलाव होंगे, पानी भी घर से आना चाहिए, खाना भी घर से आना चाहिए। टिफिन तो वो अभी भी लाते हैं, लेकिन वही थोड़ा सा हाइजीन का, इसलिए उनके पेरेंट्स लोगों को भी अपने को सतर्क करवाना पड़ेगा। कुछ पेरेंट्स रहते हैं ऐसे। ये तो मैडम आप लोगों को भी थोड़ा सा इसमें एक बार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जब आ जाएंगी उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आप लोगों को एक एक क्लास की पेरेंट एक टीचर एक क्लास मीटिंग के लेके पेरेंट्स, हाँ, आपको वही डिस्कस करके ये सब सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। वही सर, वही वैसे तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब रही दूसरी बात ये है, आपके कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे किसी के पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है आपके जैसे स्मार्टफोन की। मैंने पहले ही बोला, देखिए अभी ऐसा है कि ये सिचुएशन इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है कि इसमें हम लोगों को मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कहीं पे भी भीड़ नहीं हो इसका ध्यान रखना, ये सब चीजें जरूरी है। इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि स्कूल जल्दी से चालू होंगी। हाँ, आने वाले एग्जैक्टली। 2-3 नहीं महीने, सर, 4 महीने, 6 महीने भी स्कूलें चालू नहीं हो सकती है, नहीं हो ऐसा भी हो सकती, सकता नहीं है। हो सकती। तो अभी हमको क्या करना है, हम बच्चों का नुकसान तो नहीं कर सकते ना, नहीं, तो नहीं। इसलिए हमको ऑनलाइन स्टडीज पे जाना ही पड़ेगा, और जो समय के साथ बदलता है वही जीतता है। आज आप देखिए, आज आप पेपर में पढ़ रहे हैं, इवन हमने केशर भाई लाहौटी में अपने ही कॉलेज में ऑनलाइन स्टडीज चालू कर दी। मैंने पहले बोला कि अपने यहाँ पे जो बच्चे हैं मैक्सिमम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इतना होके भी 75-80% बच्चों के पास या उनके पेरेंट्स के पास में स्मार्टफोन होंगे, नहीं होंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो हमको पहले, आप जब स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट करेंगे, उनके पेरेंट्स से इंटरैक्ट करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हर
क्लास के बच्चों में किसके पास स्मार्टफोन है, किसके पास नहीं है, उसके परिवार में है नहीं है। तो जिसके पास है उसको कोई तकलीफ नहीं है, और जिसके नहीं है, मैंने बोला था 10-20% बच्चे या उनके पेरेंट्स के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए हमको सोचना पड़ेगा, उनके लिए हमको शायद स्कूल चालू करनी पड़ेगी। ऐसे बच्चों को स्कूल में बुला के 2 घंटे 3 घंटे टीचिंग देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो वो बच्चे पिछड़ जाएंगे, तो इसलिए हमको उनका भी सोचना जरूरी है। तो पहले आप लोग जब तक पेरेंट्स के साथ में बात नहीं करेंगे, जैसे मैंने बोला है कि पहले तो आपको टेक्नोलॉजी से अपने आप को टेक्नोलॉजी ये करना पड़ेगा, आपको अपडेट। समझनी पड़ेगी। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको टीचर्स और पेरेंट्स से बात करनी है, बच्चों से बात करनी है, उसके बाद में आपको डाटा बनाना है, उनको समझाना है। कई लोगों के पास रहने के बाद में भी बच्चे इंटरेस्ट लेते नहीं, लेकिन पेरेंट्स को आपको समझाना है, महत्व समझाना है, और उसके बाद में उनको कंपल्शन करना है कि भाई आप आपके बच्चे को बोलो और ये अपना क्लास ऐसा होगा, उस समय वो पढ़े। तो ये जब डाटा बनेगा उसके बाद में अपन इस पे और सोचेंगे आगे कि क्या हाँ कर सकते हैं। ठीक है सर, वही बोल रही थी मैं कि पेरेंट्स लोगों को अपने को मीट करके बताना बहुत जरूरी है सर। ओके ओके। हाँ, तो ये मीट करने की जरूरत नहीं है, फोन से कांटेक्ट हो सकते हाँ, हैं, फोन से आप बात कर सकते हैं। हाँ, और ओके हर सर। क्लास सर। टीचर को अपने बच्चे के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। हेलो। हाँ, ऐसा ओके भी ओके। कर हाँ सकते हैं सर। ओके 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 ओके, ओके थैंक यू। सर, ओके। हाँ थैंक यू शर्मा मैडम, थैंक यू सर, आपने ओके, अच्छा ओके। मार्गदर्शन किया। शर्मा मैडम, मैं ये कहूंगी, हिंदी कविता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार कभी नहीं हार होती, नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। नहीं होती। और जैसे हमारे सर ने हमें मार्गदर्शन किया है, हमारे सभी टीचर्स अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपडेट करने की आज से जरूर जरूर कोशिश करेंगे। आई प्रॉमिस यू ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑल टीचर्स। अब विनोद पटेल सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। विनोद पटेल सर। हेलो। हाँ हेलो विनोद पटेल सर। हाँ हाँ, हाँ बोलिए सर। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरा सवाल डॉक्टर लाहौटी सर से था। जी लाहौटी सर। हाँ। अभी जो बोलिए। आर्सेनियम एल्बम 30 का जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी खेड़ा सर के थ्रू अपन ने किया, तो वो स्कूल स्टार्ट होने के बाद बच्चों के लिए देना ठीक रहेगा क्या? इम्यूनिटी पावर और प्रोटेक्शन पावर बढ़ाने के हिसाब से। हमने कैसा है, ऐसा है, आयुष डिपार्टमेंट अप्रूव किया है, लेकिन उसकी रिस्क अपन नहीं लेते होंगे, उनके माँ बाप को एडवाइस कर सकते हैं, वो खुद देंगे। अच्छा। अपन देंगे, कुछ हो गया तो फिर प्रॉब्लम आएगा। अपन खुद जो होके कोई दवाई नहीं देंगे, नहीं देना चाहिए। वो कुछ भी एडवाइस कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अगर भेजा है आप ले सकते हैं, कोई बहुत महंगी दवाई नहीं है। तो अपन स्टाफ के लिए ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को नहीं दे सकते। वो माँ बाप जरा सेंसिटिव रहते हैं, किसी को कोई भी हो गई कि आपकी दवाई की वजह से हुआ, अपन बच्चों को नहीं देंगे कुछ भी। ओके ओके सर। और ये नॉन पटेल, एंड्रॉइड समझ में फोन आया वालों के आपके? लिए? हाँ सर, हाँ सर। और नॉन नहीं, एंड्रॉइड इसमें जैसे ये है कि देखिए, देखो ऐसा है, अभी 2 दवाइयां चल रही है, एक आर्सेनिक एल्बम का भी चल रहा है, कैम्फर 1M का भी चल रहा है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से देखिए, इसमें कई मतलब जैसे आयुष मंत्रालय ने जैसे बोला है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है, हम सजेस्ट कर सकते हैं और चाहिए तो हम फ्री अवेलेबल कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं किसी कर को बोलेंगे नहीं बच्चे को ले, कोई को चाहिए तो यहाँ अवेलेबल है ऐसा बोल सकते फ्री में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ठीक है विनोद और पटेल सर। बाबूजी, ये जो नॉन एंड्रॉइड वाले बच्चे जो है उसके लिए क्लासरूम का सुझाव अध्यक्ष साहब ने रखा, वो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है, सही सही। हाँ, उसके लिए करेंगे काम, जैसे सुझाव मिलेंगे वो हिसाब से। वर्रा और तिवसा और दारापुर के लिए वो अच्छा रहेगा नॉन क्लासरूम, नॉन एंड्रॉइड वालों बच्चों के। ठीक है मैडम। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर का जो सुझाव है नॉन एंड्रॉइड वाले के लिए, हमें जो बच्चों को स्कूल में बुलाना है, तो 20% अमरावती के बच्चों के लिए भी वो योजना बहुत कारगर सिद्ध होगी। उन कम बच्चों को दूर दूर बिठाकर हम क्लास में भी क्लासरूम एक्टिविटीज ले सकते हैं। वेरी नाइस सजेशन सर। और कोई है किसी को? हाँ यस, वेलकम सर। किसी को पूछना है कोई सवाल?
बात तो ऐसी है कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने और ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब ने पहले ही इतने विस्तृत तरीके से हमें हर बातें बता दी है कि हमें प्रश्न पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही है ना, बाकी नहीं रखा कुछ। बाकी नहीं रखा। ये तो एक दो जानबूझ के निकाले इन लोगों ने। आप लोगों के मार्गदर्शन रियली हमको एक बूस्टिंग कर गया है। हाँ, हमारी इम्यूनिटी भी उसने और भी बूस्टिंग कर दिया, मतलब हमारे में एक ऊर्जा का संचार हो चुका है कि हमें एक दिशा दी है आपने कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अभी हमने गूगल फॉर्म्स भी किए हैं सर, तैयार किए, मैंने 8 किए हैं, हमारे राठी सर वगैरह ने कुछ किए हैं, तो उस पर इतना रिस्पॉन्स है पेरेंट्स का। एक एक फॉर्म के लिए 270 बच्चों ने उसे सॉल्व किया है। और एक गर्व की बात यह है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे गूगल फॉर्म सिर्फ राठी विद्यालय के बच्चों ने ही नहीं, तो प्रेम किशोर चेतन सुखदास राठी विद्यालय, दारापुर और अदर स्कूल, शांति निकेतन इंटरनेशनल स्कूल, होली क्रॉस, टाइटन, देवराव दादा, इन हर स्कूल के बच्चों ने, ये तो हमारी संस्था की स्कूल है ठीक है, लेकिन दूसरे स्कूल के लोग भी हमारे स्कूल के टीचर्स का गूगल फॉर्म फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक अभिमान की बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाउ हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। बस बहुत धन्यवाद सर। क्या है आपका जो बूस्टिंग है, आपका जो एक हमको एक आशीर्वाद है ना, आपका जो ट्रिगर दबाते हैं ना रिमोट, आपने रिमोट के बटन दबाए तो यहाँ हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जरा ज्यादा होने लगता है और काम करने की हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। Now I would like to request the dynamic personality and teacher representative of Shri Ganesh Das Rathi Vidyalaya, Dr. Abha Lahoti ma'am, for expression of gratitude. Dr. Abha Lahoti ma'am. Abha Lahoti ma'am. Yes, Abha Lahoti ma'am. थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम। सबसे पहले तो मैंने मेरे मोबाइल पे से लॉगिन किया था, हाँ जी, कुछ कारण से वो बंद हो गया और फिर से लॉगिन करने की कोशिश की तो बता रहा है कि ऑल 100 पार्टिसिपेंट्स, हाँ ऐसा होना ही था, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। ये होना ही था। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। बीच में मेरा भी हुआ था। रिस्पॉन्स दिया और धन्यवाद के पात्र तो आप सभी लोग हैं, विशेषकर अध्यक्ष साहब जिन्होंने गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आने के पहले ही सारी सोच विचार कर लिया है कि किस तरह से हम एकेडमिक और हेल्थ दोनों का ध्यान रखेंगे और फायदा देंगे, और ये भी हो कि टीचर्स के ऊपर विशेष लोड नहीं आए। अब निश्चित रूप से उनको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, पेरेंट्स को ज्यादा इन्वॉल्व करना है, बच्चे घर में हैं, घर में पूरा सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये देखना टीचर्स का काम तो है ही। लेकिन आज तक कैसे होता था, पेरेंट्स बोल देते थे हमने अपने बच्चे को छोड़ दिया है तुम्हारे भरोसे। अब हमको टीचर्स पेरेंट्स का भी हमें ध्यान रखना है कि वो अपने बच्चे की तरफ ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो कुछ हद तक काम बड़ा है, तो कुछ जगह पे हमने पूरे संस्था के टीचर्स को एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक टीम वर्क, कम्युनिकेशन, सारे सॉफ्ट स्किल्स अपने डेवलप करने पड़ेंगे और अच्छे से काम करके एक एक चैप्टर पर एम्फोसाइज करके अच्छे वीडियोस, ऑनलाइन टीचिंग की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। तो अध्यक्ष साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर लाहोटी जी ने भी कुछ नई चीजें बताई है, काढ़ा और वो सब तो आप हर एक जगह देख रहे थे, लेकिन नेजल ओरल हाइजीन के बारे में कुछ नई जानकारी थी जिसकी तरफ आपको ध्यान रखना है और बच्चों को भी बताना है। ठाकुर मैडम, आपने बहुत अच्छा ये जूम मीटिंग लिया और काफी आप सीजन्ड हो गई हैं अब इसमें। 2-3 मीटिंग्स देख ली आपकी हमने, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और उसकी वजह से शायद हमारा टाइम भी समाप्त नहीं हुआ, पूरा टाइम चलते रहा। अभी और सारे भी एचएम्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने अपने टीचर्स को प्रोत्साहित किया और ये मीटिंग सक्सेसफुल रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कोरोना के बारे में कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। तो आपको इसको प्रिवेंट करना है, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और स्वच्छता मेंटेन रखिए। तो सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक बार मैडम जी 1 मिनट, मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे आयुष मंत्रालय से आया है वो आर्सेनिक एल्बम का,
वो दवाई उन्होंने रेकमेंड करी है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। उसका कोई गारंटेड ये नहीं है कि वो लेने के बाद किसी को कोविड होगा या नहीं होगा, लेकिन लेने में नुकसान नहीं है। इसलिए मैंने सभी स्कूलों के एचएम के पास अपने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अवेलेबल करवाई है। अगर किसी को नहीं मिली हो और किसी को लेने की इच्छा हो तो वो अपने एचएम से कांटेक्ट करे। ये फ्री में अवेलेबल है, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए ले सकते हैं। जितनी चाहिए उतनी दवाई अवेलेबल है, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है और इसका कोई ऐसे गारंटेड नहीं है कि ये लेने के बाद होगा नहीं होगा, लेकिन लेने में नुकसान नहीं। आगे हम लोग, मैं चाहता हूं कि अभी जैसे अभी ये पहली जूम मीटिंग हो गई है, अब ये जो टीम बनाई है जो सब एचएम की और सबकी, इसको आगे वर्कलोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेरे ख्याल से ये लोग 2-5 दिन में कर लेंगे। उसके बाद में फिर से अपन अगले संडे को और एक जूम मीटिंग कॉल करेंगे, जिसमें हम लोगों का क्या डेवलपमेंट हुआ, आप लोगों का क्या हुआ। और मैं चाहता हूं कि सभी टीचर्स जिनको ऑनलाइन प्रशिक्षण ऑलरेडी आता है, उनके नाम आप ये सबको एक बार सर्कुलेट कर दे, तो जिस जिसको जहां कंफर्टेबल हो वो वहां से ऑनलाइन के बारे में जानकारी ले ले, जिसको जानकारी नहीं है। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद एक आप जूम मीटिंग पे आप माया जी, आप भी एक जूम मीटिंग लेके जिन जिन जी सर नहीं आ रहा है उनको आप सिखा सकती हैं। जी सर जी, ओके ओके, जरूर करूंगी। ओके, सो माय बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो माय ऑल टीचर वरियर्स गेट रेडी। अब ये हमें क्या, यस, हेलो माय टीचर वरियर्स गेट रेडी। यह आइए, यह कोरोना की जंग हम मिलकर लड़ेंगे संग। So thank you for joining. See you soon in next meeting on Sunday again. Have a nice day. और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की परमिशन लेकर इस मीटिंग को कंक्लूड करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, आपकी जय श्री कृष्ण सर।